सवाल आपकी स्क्रीन पे करने की कोशिश करेंगे। फिफ्टी 59 क्वेश्चंस हम लोगों ने निपटा लिए थे आज। उसके आगे कहानी क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं सेटअप कर लूं। कोशिश करेंगे सॉल्व करने की क्वेश्चन नंबर 16 को। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास रहेगी। मैंने कहा था, मैंने सोचा था डिस्काउंट आप लोगों को सेपरेटली पढ़ाऊंगा, लेकिन डिस्काउंट पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर में कोई सवाल उसमें से आज तक आया हुआ है, तो फायदा नहीं है। अपने आप में डिस्काउंट एक काफी लंबा सा चैप्टर बन जाता है, मतलब डिस्काउंट में काफी ज्यादा सवाल बन जाते हैं, काफी ज्यादा टाइप्स बन जाते हैं। उससे क्या होगा, वक्त बर्बाद होगा और उतना समय हम लोग अपने एडवांस मैथ्स में लगाएंगे, लाइक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। तो वहां हम उस समय को इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या हुआ कि देखो, डिस्काउंट में वैसे मैं आपको एक दो सवाल बता दूंगा कि होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होगा। तो वो डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, बस लास्ट के कुछ सवाल मैं आपको उसके ऊपर लेकर के आया हूँ, तो उसे हम हल्का हल्का उससे भी रूबरू कर लेंगे। जवाब आ गया, देखो आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाब आ गया दीक्षा शर्मा का। तो सॉल्व करते हैं फिर। देखो क्या हुआ, ये मैंने आप लोगों को अपलोड भी करवा दी थी, वैसे तो आपके जवाब सभी के आ जाने चाहिए थे। अपलोड कर दी गई ये पीडीएफ आपको, इसमें मैं निकाला, जब चैप्टर एंड करूंगा तो एंड में करूंगा ताकि सारे सवाल आपके एक पास रहें। अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, एक फ्रूट वेंडर है जो फल विक्रेता है, वो 95 सेब की कीमत जो होता है वो अर्जित कर लेता है, कितने से, 80 ऑरेंज बेचने से। ठीक है, तो मतलब कि उसने बेचे कितने, देखो 95 का कमा लिया और बेच 80 के ऊपर, तो 80 उसने बेचे, है ना, और एक्स्ट्रा कितने बेच लिए, देखो उसने 95 का पैसा कमा लिया, बेचे कितने, 80 बेचे। देखो कोई भी चीज थी 80, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 80 बेचे, यानी कि उसके बाद सेब तो 80 थे उन्हें, लेकिन उसने बेचा है कॉस्ट ऑफ, इस वर्ड पे ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ। यहाँ ये मत समझना कि 95 सेब बेचे उसने, आप कहो कि सर आपने 95 क्यों नहीं लिया, तो 95 की तो उसने कीमत पे इसे बेचा हुआ है, मतलब कि फ्रूट वेंडर 95 की कीमत पे बेचा हुआ है, ना कि 95 बेचे हुए हैं। तो 95 की कीमत में उसने बेचा हुआ है 80 ऑरेंजेस को। तो देखो 80, इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, देखो हम मान लेते हैं कि एक ऑरेंज की जो प्राइस है वो है 1 रुपए, बस ऐसे हर किसी में मान लेना है और लिखने की बार बार जरूरत नहीं है इसे। तो जब हमने 1 रुपए माना तो 80 की 80 रुपए होगी, और 80 से देखो कितना फालतू कमा रहा है, 15 फालतू कमा रहा है, 95 तभी पहुंचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 15/80। काट दूंगा, मुझे पता है 15 को काटूंगा, जब 15 सॉरी 15 को काट दूंगा तो 5 से जाएगा 3 टाइम्स,
और 5 से जाएगा 16 टाइम्स। तो अब मैं जानता हूं, देखो ये जिन्होंने आंसर निकाला उन्हें फ्रैक्शन वैल्यूज भी याद है, जो कि काफी अच्छी बात है। 1/16 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है। 1/16 की वैल्यू होती है 6.4 और 6.5 या 6/2/3 लिख लो, उसे 1/4 लिख लो। 6.25 होती है उसकी वैल्यू। क्लियर थी बात? या तो इसे 6 1/4 लिख लो, है ना। तो अब इसकी मुझे चाहिए कितनी, 3 गुना। तो 3 गुना जब मैं इसका करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 18 और 25 की 3 में इंटू करूंगा 75, तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा 18.75, जो कि आपने आंसर निकाल के दिया था, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर थी बात सभी को? आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं। इसमें एक टाइप जो डिफरेंट बनता है, देखो अभी आप लोग इस कहाँ ध्यान दो, अभी आप लोग ध्यान दो यहाँ कि कितना कॉस्ट प्राइस के ऊपर कर रहा है। देखो ये सवाल वैसा नहीं, अगले सवाल मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे वैसा ही सवाल है, इसका भी जवाब निकालेंगे जल्दी से सभी। वैसे तो जवाब आना चाहिए सीधा सवाल देख करके, क्योंकि मैंने अपलोड करवा दी थी, आप लोग पहले सॉल्व करके आना चाहिए था इसे। बाय सेलिंग 168 पेन्स अ शॉपकीपर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स, फाइंड द गेन परसेंटेज की गेन परसेंटेज क्या है। देखो अब यहाँ इस चीज पे ध्यान देना कि इस लाइन में सेल कितने किए हैं, 168 पेन, और कितना गेन किया है, गेन किया है कॉस्ट प्राइस। कितने का कॉस्ट प्राइस, 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर का गेन किया। ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस वर्ड को अभी ध्यान में रखो, क्यों रखना वो बाद में अभी अगले सवालों में पता चलेगा। क्लियर थी बात? तो यहां क्या हुआ, उसने 168 पेन बेचे और 14 पेन के बराबर की कॉस्ट प्राइस के बराबर का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से कि इसका जवाब क्या होगा। सेम सवाल है, बिल्कुल डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जिसे फ्रैक्शन वैल्यूज याद है उसने कर लिया होगा, जिसे फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं याद उसे आता भी होगा तब भी वो एंड में फंस जाएगा आंसर बताते। जल्दी से इसका जवाब भी दे देंगे, काफी आसान सवाल है, उसी तरह का सवाल है, लास्ट क्लास रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस की। डिस्काउंट में आपको बताऊंगा नहीं, डिस्काउंट पे जो एक दो सवाल बनते हैं जो जिस टाइप के, आपको बस पता होना चाहिए डिस्काउंट होता क्या है, बस उससे ज्यादा आपके पेपर में पूछा नहीं गया हुआ, तो उस पर हम जाएंगे भी नहीं। आएगा भी सवाल तो काफी आसान सा आएगा, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस चेक पढ़ लिया होगा वो डिस्काउंट को भी आसानी से निपटा देगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों का आंसर नहीं आया। देखो उसने कमाया कितने का, प्रॉफिट कितने का कमाया, प्रॉफिट कमाया उसने 14 पेन की सीपी के बराबर का। मैंने कहा था एक का कॉस्ट प्राइस एक मान लो, तो 14 कॉस्ट प्राइस 14। तो अब ओवर कितने बेचे उसने, 168 पेन बेचे, 168 पेन बेचे और सीपी के बराबर का कमाया, तो 168 ही रहेंगे टोटल पेन। क्लियर थी बात? क्लियर थी बात सभी को? तो अब जब मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 14 पेन के बराबर का बेचा, तो 14 1 एंड 14 1 एंड 2 28, तो 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली आती है 8.33%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस सवाल का जवाब। क्लियर थी बात सभी को? आसान सा सवाल था ये भी। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इन सवालों में सबसे आसान टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का, इनमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। क्या कहता है, आफ्टर सेलिंग 132 मैंगोज अ सेलर लूज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज जो थी उसे बताओ। काफी आसान सा सवाल है, सेम सवाल। 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो उनका परसेंटेज बताइए, लॉस परसेंटेज जो उसका हुआ। सेम सवाल है, इसका जवाब भी निकालेंगे जल्दी से, बिल्कुल डिट्टो उसी तरीके से होगा। ज्यादा सवाल इसलिए लाया हूं एक टाइप के, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो इसे भी निकालने की कोशिश करेंगे, एक बार इसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। आसान सवाल है, बिल्कुल वैसा ही है, आप लोगों को करना पड़ेगा ये, अदरवाइज मैं नहीं करवाने वाला इसे। इसका जवाब आप लोग देंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका जवाब होगा। पहले सवाल का जवाब आया था, उसके बाद कोई जवाब ही आना बंद हो गए, क्या कारण है? आसान सा सवाल है, इससे नीचे कुछ नहीं होता, सबसे बेसिक टाइप बनता है प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे आसान सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज ना होकर के जल्दी से इनका जवाब देंगे। किसी का भी जवाब नहीं आया अभी तक फिलहाल। जवाब आ गया दीक्षा शर्मा का ए, तो ए जवाब आया है दीक्षा शर्मा का। क्या हुआ देखो फिर से वही, कितने मैंगोज थे, कितने मैंगोज बेचे, 132। जब 132 बेचे तो 132 खरीदे भी होंगे, 132 ही खरीदे तभी 132 मैंगोज बेच पाएगी ना, तभी उसने बेचे। और क्या हुआ, 12 मैंगोज के कॉस्ट प्राइस के बराबर का उसने अर्न कर लिया। इसे भी काट दो, कितना आएगा,
1 से, और 1/11 आ गया, और 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9.09%। अच्छी बात है, आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यूज भी याद है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी कुछ इस तरीके का है, इसे सॉल्व करेंगे एक बार, इसका जवाब देंगे जल्दी से। By selling 45 meters of cloth, a trader gains 12 meter of the selling price of the trader's profit। बताओ फिर, देखो क्या होता है, by selling the 45 meter of cloth, a trader gains 12 meter of the selling price। तो जो देखो क्या होता है, 45 मीटर कपड़ा बेचने पे जो ट्रेडर है वो 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर का गेन करता है। तो ट्रेडर्स प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? आसान सा सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा पहले वाला था, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको डाउट पैदा होंगे, अगर समझ में आते तो बहुत बढ़िया बात है। देखो हुआ क्या, क्या हुआ, बाय सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लोथ, 45 मीटर क्लोथ उसने बेचा, बेचा कितना, 45 मीटर की क्लोथ, मैंने एक की कीमत एक लेट कर ली, मान लो मैंने 1 मीटर क्लोथ की कीमत एक लेट कर ली, पहले लिख के बता दिया, बार बार में उसे लिखना, सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी आप लोगों की। 1 मीटर की मैंने 1 रुपए कंसीडर कर ली, तो 45 मीटर की 45 रुपए कंसीडर कर ली। अब कहता है इतने में बेचने पे उसे गेन हुआ है कितने का, उसे हुआ 12 मीटर सेलिंग प्राइस का। देखो उतने के 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस का गेन हुआ है, तो 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस का गेन हुआ है, यानी कहने का मतलब उसका ये है कि अगर उसने 45 मीटर कपड़ा बेचा है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, अगर उसने 45 मीटर कपड़ा बेचा है तो उस पे उसे 12 मीटर के सेलिंग प्राइस दिया, यहाँ सेलिंग प्राइस 12 मीटर के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां जो कॉस्ट प्राइस होगा, देखो प्रॉफिट हुआ है तो मतलब कॉस्ट प्राइस 45 से कम रहा होगा, तो प्रॉफिट जब 12 का हुआ है और 12 मीटर कपड़े के बराबर का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा सेलिंग प्राइस वर्ड ध्यान में रखना, तो यहां 45 में से मुझे 12 कम करने पड़ेंगे, मेरे पास आएगा 33। जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो था 33। अब हमसे पूछा हुआ प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात सभी को? देखो हुआ क्या, प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 का, 12 की बढ़ोतरी हुई, 12 की बढ़ोतरी हुई 33 पे, काट दूंगा 3 से, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो मैं देख पा रहा हूं 11/4 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट होती है, मैंने कहा था 9 के मल्टीपल होते हैं, 36.36, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ जाएगा इस सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर इतनी बात सभी को? देखो कुछ नहीं हुआ, यहां सेलिंग प्राइस दे दिया था, पिछले सवालों में क्या था, पिछले सवालों में कॉस्ट प्राइस के बराबर अर्न कर रहा था। देखो पिछले सवाल की आप लैंग्वेज पढ़ो, तो वहां वो क्या कर रहा था, 132 आम बेचने पर वो कॉस्ट प्राइस का जितना अर्न कर रहा था 12 आम के, ठीक है। और यहां क्या होता, देखो यहां क्या था, यहां उसने कहा था सेलिंग प्राइस के बराबर के, तो मुझे यहां सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता। सेलिंग प्राइस क्यों निकालना पड़ता, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसका बेस होता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस। क्लियर इतनी बात? आपने जितना पैसा किसी चीज को खरीदने में खर्च किया, वही डिसाइड करेगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उससे अगर आपको ज्यादा मिला तो आपका प्रॉफिट, उससे कम बेचा तो उसका आपका लॉस। तो इसीलिए मैंने यहाँ सीपी निकाला, जब वहां सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट कर रहा था, मैंने माइनस करके सीपी निकाला और डायरेक्टली परसेंटेज में चेंज निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, देखो आज काफी कम सवाल है और खत्म करेंगे, खत्म हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। और आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल्स, अ मैन लूज सेलिंग प्राइस ऑफ कितने, 9 आर्टिकल, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। देखो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के जितना उसे लॉस हो जाता है कितने आर्टिकल बेचने पे, 63 आर्टिकल बेचने पे। तो अब मुझे बताओ कि जो उसका लॉस परसेंटेज है वो क्या होगा। देखो यहां भी क्या था ना, देखो मेरी बात सुनो, यहां भी बाय सेलिंग था, यहां भी बाय सेलिंग था, तो सेलिंग सेलिंग सेम था, तभी हमने यहां से कम कर दिया। देखो प्रॉफिट हुआ ना, देखो यार गेन हुआ, तो यहां फिर मैंने उसे तभी माइनस किया। अब यहां क्या था, पीछे देखो एक कॉस्ट, एक सेलिंग पे हो रहा था, दूसरा कॉस्ट प्राइस के जब बराबर का कम आ रहा था, तो इनको मैं माइनस कैसे कर सकता था एक रेशियो को। समझ में आ रही थी बात? नहीं समझ में आ रही तो फिर याद रख लो कि ऐसे ही करना है, अदरवाइज इसके पीछे देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको खुद समझ में आएगी कि ऐसा मैंने क्यों किया। कि यहाँ मेरे पास जो डाटा दिया हुआ था वो दिया हुआ था सेलिंग प्राइस का, और मुझे पता प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकलती है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और यहाँ सेलिंग प्राइस सेम हो गया, तो यहाँ मैंने क्या किया कि उसमें से माइनस कर दिया जब मुझे 12 का प्रॉफिट हुआ था। तो क्लियर थी बात? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अदरवाइज याद रख लो, और मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप ध्यान लगाओगे ना, मैं उसे समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। काफी आसान सी बात थी, अगर आपको समझ में आती हो ठीक है, अदरवाइज याद रख लो इसे, यही होगा। ये इतने इतने इस सवालों पे थोड़ी ना वक्त देंगे यार, इसमें थोड़ी ना वक्त, इसका जवाब देंगे जल्दी से, इसका जवाब चाहूंगा मैं आप लोगों से। इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं मैं बताऊंगा। काफी आसान सा सवाल है, मेंटल इनमें पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। जो आप लिखते हो ना कि इतने बाय इतने, फिर उसको काटते हो, तो वो काटने की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू आर इन द इनिशियल स्टेज, सो इट्स फाइन, आप कर सकते हैं ऐसा। आंसर तो निकाल दो कुछ भी करके, मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी सिलेबस निपटाते हैं एक बार, फिर मैं एडवांस मैथ्स की तरफ चलूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगर 3 महीने के अंदर टाइम बचा तो मैं एंड में प्रीवियस ईयर सवाल लगाऊंगा, और जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, है ना। तो सीरियसली थोड़ा सा जुड़े रहो, थोड़ा सा अपने सोचने का दायरा बढ़ाओ, थोड़ी एक सीख के आपका जो मैथ्स के सब फोबिया है वो फोबिया खत्म होगा, तब आप लोग अच्छे से उसे कर पाएंगे। तो इसका जवाब आया नहीं किसी का। पहले पुरानी कमेंट 2 करके 7-14 पे आया था दूसरा, और एक 7-8 पे आया था, अभी 7-21 हो गए आई थिंक। हाँ 7-21 हो गए। तो इस सवाल का जवाब देंगे, आसान सा सवाल है। नहीं भी देंगे तो मुझे जवाब पता है, और आप लोग नहीं निकलता तो मुझे आप इसे पूछ सकते हैं मुझसे एनी टाइम। बाकी अब इसे मैं बताऊंगा नहीं, जस्ट बिकॉज मैं कितनी बार इसे बता चुका हूँ। यही सवाल सेम डिट्टो सवाल था, डी निकाल दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, दीक्षित शर्मा निकाल दिया, जो कि बिल्कुल सही है। पिछले सवाल की तरह डिट्टो है, कोई भी चेंज नहीं था, इसको कराने बनता नहीं था। क्लियर थी बात। आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसे सुनना। देखो लैंग्वेज में काफी बेहतरीन तरीके से आप घुमा करके दिया हुआ है। सुलेखा ब्रॉट 36 kg ऑफ शुगर फॉर 1040, शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ शुगर। तो देखो मैंने मुझसे क्या पूछा है एंड में, देखो दिमाग ऐसे दौड़ना चाहिए, मुझसे पूछा 5 किलो का प्राइस, तो मैं पहले 1 किलो का प्राइस निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, क्या था, सुरेखा ने 36 किलो चीनी ली 1040 रुपए की, और उसे प्रॉफिट पे बेचा कितने। देखो यहां भी वही सिनेरियो पीछे वाला, वहां बेचा प्रॉफिट पे कितने पे, सेलिंग प्राइस जो था 10 किलो चीनी के, उस पे प्रॉफिट पे उसने उसे बेचा हुआ है। क्लियर इतनी बात। तो 10 के प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी कि देखो सेलिंग प्राइस। अब मेरी बात सुनो, ये इसने प्रॉफिट पे बेचा हुआ है, लेकिन क्वांटिटी तो वही थी ना। मेरी बात सुनो, प्रॉफिट पे उसने बेचा हुआ है, लेकिन चीनी की क्वांटिटी तो वही थी। लाई तो वो 36 किलो चीनी थी, 36 किलो चीनी लाई थी, तो बेचेगी भी 36 किलो। यार प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं किसी चीज के दाम को ऊपर नीचे करके, ना कि उसकी क्वांटिटी को करके। क्वांटिटी को करके भी कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ वो 36 किलो लाई और 36 किलो बेचेगी, तो क्वांटिटी को केवल चेंज नहीं किया जाता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वांटिटी को सेम रखा जाता है, सिर्फ पैसे को ऊपर नीचे किया जाता है। तो यहाँ देखो उसने पैसा कमाया, ये सेलिंग प्राइस के जितना, 10 किलो के सेलिंग प्राइस के जितना पैसा है, ये केजी में देकर कंफ्यूज मत कर देना। तो जब वो 36 किलो ही लाई, तो उसने बेचा भी 36 किलो ही होगा, तो सेलिंग प्राइस भी 36 मान लिया मैंने। 1 किलो का 1 रुपए, तो 36 किलो का 36 मान लिया, पहले बता चुका हूं। तो जब 36 किलो ही लाई, तो बेचा भी 36 किलो ही होगा। क्लियर थी बात। तो 36 पे जब उसने बेचा, और उसे प्रॉफिट हुआ है कितना, 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर। 1 रुपए का 1 किलो का सेलिंग प्राइस 1, तो 10 किलो का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10। मेरे शब्दों पर भी ध्यान देना, हर चीज लिख के नहीं समझाई जा सकती, आपको मेरे शब्दों पर ध्यान देना भी पड़ेगा। देखो अब ये तो वही सवाल हो गया ना, कि अगर कोई इंसान 36 रुपए की कोई चीज बेचता है और उस पर उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो वो चीज वास्तव में थी कितने की, एक्चुअली वो चीज थी कितने की, वही सवाल हो गया, है ना। 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना इस पे से, तो एक्चुअल में वो चीज थी कितने की, हो जाएगी 26 की। अब आपसे पूछूंगा तो आप लोग इसमें वक्त लगा देंगे कि ये तो गलत बता देंगे, तो फिर मुझे लगेगा मेरा पढ़ाना बेकार है, तो इससे बढ़िया पूछा ही नहीं। 26 रुपए की। क्लियर इतनी बात। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, और ये आ गया कॉस्ट प्राइस। हुआ क्या, मैंने सीधा लिख लिया, वो लाए थे 36 किलो, देखो ब्रॉट लाई वो 36 किलो चीनी, तो बेचेगी भी 36 किलो ही। प्राइस में उसने पैसा कमाया, देखो 10 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर, 10 किलो चीनी का जितना सेलिंग प्राइस था उतने रुपए उसने कमाए, तो और 36 पे बेचने पे इतना उसको प्रॉफिट हुआ था। तो 36 पे बेचने के 10 का प्रॉफिट था, तो कितने का होगा, देखो कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 36 से 10 कम 26। अब मुझे क्या दिया हुआ, मुझे दिया हुआ किसकी वैल्यू दी हुई है, मुझे दी हुई है इनकी वैल्यू, कितनी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू मुझे दी हुई है, और मुझसे पूछा कितने किलो की, 5 किलो की वैल्यू। क्लियर है। तो कर लेते हैं इसे, है ना। तो अब जब मैं इसे करूंगा, क्या दिया हुआ है, 1040 दिया था मुझे। अब जब मैंने इसकी यहां देखो इक्वेट किया इसे, कितने गुना कट रहा है, देखो कितने गुना हो रहा है, ये हो रहा है मेरा
26 से 4 बार कटेगा। देखो 6 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 आए, 6 4 जा 24, तो 40 बार चला जाएगा यहां से, है ना। तो 40 बार जब ये गया तो मुझे पता चल गया कि एक, देखो 26 यूनिट की वैल्यू आ गई उसका 40 गुना 1040, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 40, इसका 40 गुना ना 40, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40 रुपए मान लो या 40 मान लो सीधा 40। तो मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा हुआ है कितना, मुझसे पूछा हुआ है 5 किलो चीनी का। तो देखो 1 रुपए की, 1 यूनिट की कीमत या 1 केजी की कीमत मान लो, 1 केजी की जो कीमत आई वो आई 40 रुपए। तो 5 केजी की कीमत कितनी आएगी, 5 केजी की कीमत 5 इंटू 40, 40 सॉरी, विच इज इक्वल टू 200 रुपीज। तो 200 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, दो था ऑप्शन नंबर डी। क्लियर इतनी बात। देखो हुआ क्या, उसने 36 किलो चीनी लाई यार, 36 किलो सुलेखा चीनी लाई, तो 34 किलो है 35 किलो कैसे बेच देगी, बेचेगी तो 36 किलो ही, तो 36 किलो ही वो बेचेगी। अब उस पे 36 किलो बेचने पे उसे 10 किलो के सेलिंग प्राइस की जितने का प्रॉफिट होता है। तो मैंने क्या किया, यहां देखो इसको दोबारा से लिख लो, लेट 1 केजी प्राइस ऑफ 1 केजी, लेट केजी इज इक्वल टू 1 रुपीज। करते रहो ऐसे बार बार लिख के, फायदा क्या है इसका लिखने में, जब बोल चुका हूं पहले सवाल में कि यही मानना है तो मेंटली हो जाएगा। 1 किलो का प्राइस मैंने 1 रुपए माना, तो 36 किलो का प्राइस 36 रुपए हुआ। तो 36 रुपए जब प्राइस हुआ, 36 रुपए पे किसी चीज को बेचने पे उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या था, 36 से 10 कम यानी कि 26। तो 26 जब उसको इक्वेट किया होता, मुझे क्या दिया होता, देखो लाई कितनी चीनी, वो लाई कितने की 1040 रुपए की, और यहाँ सीपी क्या है, इसकी इक्वेट कर दिया 26, और 26 यूनिट को मैंने इक्वेट कर दिया कटा 40 टाइम। देखो वहां क्यों मैंने सीपी के साथ 26 के साथ इक्वेट क्यों किया, क्योंकि ब्रॉट लाई, लाने में कुछ पैसा लगता है, फ्री में फूफा थोड़ी बैठा हुआ दुकानदार, तो लाएगी जब तो उसका कॉस्ट प्राइस लगेगा तो पैसा लगेगा ना, तभी मैंने कॉस्ट प्राइस 26 के साथ इसे 1040 को इक्वेट किया। ये मत कह देना कि सर इसको 36 के साथ इक्वेट क्यों नहीं किया, 1040 को इसके साथ क्यों कर दिया। तो क्लियर इतनी बात यह है, 40 गुना, देखो यहाँ क्या सिनेरियो हुआ, फिर यहाँ ये इसका 40 गुना आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू या 1 केजी की वैल्यू मैंने आ गई मेरे पास 40 रुपए। तो 1 केजी की वैल्यू 40, तो इतना सभी को पता है 5 केजी की निकालने के लिए इंटू 5, तो 200 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, आगे बढ़ते हैं। A trader bought 40 kg of rice for 2100. He sold it at a profit equal to the selling price of 5 kg. What is the selling price of 8.5 kg of rice? बिल्कुल डिट्टो सवाल है, कोई बिल्कुल रद्दी भर भी चेंज नहीं है, जस्ट डाटा चेंज है। इसका जवाब आप लोग देंगे, बेशक आप जितना मर्जी टाइम ले लें, मैं वेट करूंगा इसके जवाब के लिए। बिल्कुल सेम सवाल है, अगर आपको समझ में आया, पिछला वाला आपने कोई कमेंट नहीं किया, इट मींस आपको पिछला सवाल समझ में आ गया। पिछला सवाल समझ में आ गया तो ये बिल्कुल डिट्टो सवाल है, वो समझ में आना चाहिए, वो मैंने बताने के लिए लाया, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लाया था। तो इसका जवाब बेशक गलत दो, कुछ भी दो, लेकिन दो, जवाब आना चाहिए आपका इस सवाल का। 40 किलो बेचने पे 40 किलो लाता है कितने रुपए का, 2100 रुपए का, और प्रॉफिट कितने का हो जाता है, 5 किलो के बराबर का। तो अब जैसे मैंने पिछले सवाल में किया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लो, और फिर उसके बाद इक्वेट कर दो कॉस्ट प्राइस से, और जितने गुना हो रहा है वो आ जाएगी 1 किलो की प्राइस, और जितने को उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 किलो से, ताकि 8 किलो का प्राइस हमारे पास आ जाए। तो इसका जवाब दे देंगे सभी लोग। इसका जवाब मैं चाहूंगा आप लोग करें, कमेंट करें जल्दी से जल्दी। आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट बिल्कुल सेम सवाल है जैसे पिछले सवाल था, बट डाटा थोड़ा सा चेंज था, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ही लाया था, मेन मोटिव वही था। तो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काफी यार नवोदय के पेपर में पूछते हैं ऐसे सवाल, और सैनिक स्कूल की, कभी कभी सैनिक स्कूल का एंट्रांस दे करके देखना, उसका क्वेश्चन पेपर देखना, रीजनिंग और मैथ कैसी आई होती है वहां पे, और जीएस पटवारी के पेपर से कई गुना ऊपर आता है वहां पे, और सच बात है ये, देख लेना बेशक सैनिक स्कूल का पेपर सर्च करना कि सैनिक स्कूल पेपर, वो 6th 7th क्लास का, 6th क्लास का 7th क्लास 6th क्लास का पेपर देखना, आप 6th क्लास पेपर में आप नहीं स्कोर कर पाओगे, मेरी गारंटी है ये। अगर ये नहीं निकाल पा रहे तो फिर नहीं कर पाओगे वहां भी। जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस सवाल को।
कोई जवाब नहीं आया अभी तक, काफी देर हो गई है। आज लास्ट क्लास रहेगी, फिर कल जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने कहा था टाइम एंड वर्क शुरू करना है, तो टाइम एंड वर्क शुरू कर देंगे, टाइम एंड वर्क को निपटाएंगे। और टाइम एंड वर्क देखो, टाइम एंड वर्क को पाइप एंड सिस्टम्स, एक ही बात होता है, कहता ना पाइप एंड सिस्टम्स चैप्टर आता है जिसमें कि एक नल को इतने घंटे खुले छोड़ते हैं तो इतने टाइम में वो पाइप को भरता है, तो वो वाला भी मैं टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट होता है उसमें, तो वो भी मैं साथ में लेकर के चलूंगा। पहले क्लास टाइम एंड वर्क को निपटा लेंगे, फिर सेम होगा उसमें बस नेगेटिव चेंज आ जाएगा, तो नेगेटिव में आ जाएगा खाली करने वाला, तो वो मैं आप लोगों को तभी समझा दूंगा। तो वैसे सवालों को भी आप लोग करने लगेंगे, मजा आएगा आपको करने का, बिल्कुल मेरा फेवरेट चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क को। तो करेंगे जो काफी इनिशियल स्टेज में उनको भी काफी अच्छे समझ आ। सबसे अरिथमेटिक मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क से तो सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और मेंसुरेशन हो गया। इनसे 101% आपको किसी पेपर में सवाल देखने को मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क का फिर भी कई बार कम रहता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और ये दूसरा क्या कहते हैं इसे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इसका सवाल आना तो मैंडेटरी है, ये आता ही आता है, हर एग्जाम में दिखता ही दिखता है। काफी वक्त हो गया यार, इतना टाइम थोड़ी एक सवाल के लिए। तो क्या कहता है, 40 किलो राइस लाया, तो 40 किलो लाया तो बेचे भी 40 किलो ही होंगे, क्लियर इतनी बात। तो प्रॉफिट कमाया उसने कितने का, 5 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर का, तो 40 पे बेचने पे प्रॉफिट हुआ उसे 5 का, तो चीज कितने की रही होगी, 35 रुपए की, 35 रुपए की है ना, ये 35 किलो मान लो, ये 35 रुपए मान लो, क्लियर इतनी बात। और ये लाया कितने की, वो पहले लाया कितने का था, 2100 रुपए का, है ना, तो 2100 रुपए की वो ये लाया हुआ था, क्लियर इतनी बात, 2100 रुपए की लाया था। तो 2100 की जब वो लाया था, तो अब देखो कितने से कट रहा है, 3 जा 90 और 3 जा 15, नहीं कट पाएगा। 200 तो देखो 7 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 3 8 जा थोड़ी 6 बार जाएगा, 3 6 जा 18, क्लियर इतनी बात। 3 6 जा 18 होता है ना, सभी को पता है, तो 180, 30 इंटू 6 हो जाएगा 180, तो 180 प्लस जब मैं इसमें करूंगा इसकी मल्टीप्लाई किसकी, 30 की, 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 210, तो ये जा रहा है पूरा पूरा 3 टाइम, 3 बार जाएगा, 2010 एक जीरो और था तो 30 बार जा रहा है। कहने का मतलब था 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, या 1 किलो की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 30 रुपए, क्लियर इतनी बात। 1 किलो की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 रुपए, देखो कितना होगा, 30 रुपए नहीं सॉरी यार, 60 रुपए, 6 से कट रहा था ना, 6 बार जा रहा था ये, 6 जा 180, तो ये 1 किलो की जो हमारे पास कीमत आई वो आई कितनी, 60 रुपए। यार सारा मिट गया, तो 1 किलो की जो मेरे पास कीमत आई वो आई 60 रुपए, है ना। तो अब मुझसे पूछे कितनी कीमत है, 510, अब निकाल रहे हैं इतनी देर बाद, इतना टाइम थोड़ी था, अब तो देख के अपने निकाल दिया यहां से, है ना। तो 8.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 51, पहले क्या होगा, 8 6 48, और 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 30 जो कि 3, तो 48 प्लस 3 इज इक्वल टू 51, यहाँ 60 में करना था तो एक जीरो और लग जाएगी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर थी बात। और इसे या तो आप देखो 85 क्या होता है, 8.5 जो होता है 85 होता है 17 का मल्टीपल होता है, 17 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लेते, क्या पता आ जाता डायरेक्टली, 17 का मल्टीपल चेक करके भी इस सवाल को किया जा सकता था। सेम सवाल है, on selling 38 balls at 2240 there is a loss equal to the cost price of 6 balls, the cost price of balls is equal to, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस पूछा है कितना है, 38 बॉल बेचने पे कितने रुपए के, 38 बॉल बेचे कितने के रुपए, 2240 रुपए के, और उस पे उसे लॉस हुआ कितने का, 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस का। तो अब मुझे बता दो कि उसका जो क्या होगा, एक बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है कितना होगा। देखो बिल्कुल डिट्टो सवाल है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल सेम सवाल है, कोई चेंज नहीं है इसमें। इसे निकालने की कोशिश करेंगे प्लीज, इसे निकालने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करेंगे, आसान सा सवाल है, कुछ ही सवाल बचे फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर देंगे। यार आज मैंने सेपरेट मैथ्स वाली बैच में क्लास लाइव करी है कि नहीं करी मुझे याद नहीं आ रहा, और मैं छोड़ो, अब हो तो गया, देखते वैसे तो मैंने कर दी है, शायद नहीं किए यार, शायद सेपरेट वाले में जो सेपरेट मैथ्स का था,
देखते हैं अब क्या बनता है, उसमें क्लास अपलोड होती है नहीं, अदरवाइज क्योंकि वहां से ज्वाइन करते थे एक स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। 70 आंसर आ गया। देखो ये होती है ना स्पीड। क्या कहते हैं देखो, 38 बॉल बेचे, वही कहानी है। 38 38 ठीक है, 38 लाया होगा तो 38 बेचे होंगे, 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस के जितने का प्रॉफिट हुआ, यानी कि पहले थे 32। जल्दी जल्दी करूंगा, अब नहीं वक्त लगाऊंगा। तो 2240 रुपीज के बेचे। अब इसे काट लूं, कितने टाइम देख रहा है देखो, मैं देख पा रहा हूँ 7 और 7 जब 21 हो रहा है, तो 22 से कट रहा है। 7 तो 7 जब 7 में जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 210 प्लस कितना 14, तो 224 आ गया। तो ये कट रहा पूरा पूरा मेरे पास 70 बार। तो यानी कि एक खिलौने की जो कीमत आ गई, एक यूनिट या एक टॉय की कीमत मेरे पास डायरेक्टली निकल के आ जाएगी 70 रुपीज। आपके सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल था। क्लियर थी बात? अब इसे और तरीके से किसी कर सकते थे क्या? मल्टीपल देख नहीं, मल्टीपल नहीं देख सकते, इसमें इसे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो क्लियर थी बात? बहुत बेहतरीन। अगर आपका जवाब आ गया तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट पे एक ही सवाल लाया हूं। देखो हुआ क्या, जब भी, मेरी बात सब ध्यान से रुकेंगे, इसे कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जब सीपी सेम हो, जब दोनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम हो, मैं क्या कह रहा हूं, जब दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम हो, तो देखो हुआ क्या यहां, तो उसका जो ओवरऑल चेंज आता है, देखो दो आर्टिकल है, सीपी ऑफ टू आर्टिकल लिख लेता था यार, सीपी ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, सीपी ऑफ टू आर्टिकल्स अगर सेम है तो होगा क्या, अगर दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है तो उनपे देखो, एक को जितने के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को उतने किसी के लॉस पे बेच दिया, प्रॉफिट पे बेच दिया, तो जो ओवरऑल चेंज आएगा वो आएगा x प्लस वाई अपॉन 2। क्लियर थी बात? ये कंसेप्ट इसे नोट कर लेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो क्या करेंगे, x प्लस वाई ओवर 2, मतलब जितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे एक को बेचा और जितने पे दूसरे को बेचा उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2। सिंपल आसान भाषा में कहें तो एवरेज ले लेंगे अगर कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो। क्लियर थी बात? ये कंसेप्ट डेविएशन से डिवाइड हुआ है। जब सीपी सेम होगा तो 1:1 हो जाएगा। तो अब जब एक को कितने बेचूंगा मैं, 15 पे, 13 के प्रॉफिट और दूसरे को 15 पे, तो इनका मल्टीप्लाई करके आऊंगा ना, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर हाफ करूंगा, दो थे तो एवरेज ले ली। तो वही चीज है, आप इस कंसेप्ट को डायरेक्टली ध्यान रखेंगे कि दो आर्टिकल्स का अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता है तो उनपे जो ओवरऑल चेंज आता है x प्लस वाई ओवर 2, एक पे जितने की बढ़ोतरी है नुकसान होता है, उन दोनों का एवरेज लेकर के कर देते हैं हम लोग डिवाइड। देखो दोनों पे एक पे 13, तो इस सवाल को देखो वैसे उड़ा दोगे देखते ही, एक पे 13 का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 13 प्लस 25 क्या आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा 38/2 विच इज इक्वल टू 19। आपका ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली आ गया। देखो कितनी बढ़िया लैंग्वेज दी हुई थी, आपको उलझने की जरूरत ही नहीं थी। तो कब होगा देखो, अब अ मैन ब्रॉट टू आर्टिकल्स फॉर, दो आर्टिकल फॉर 3050 ईच, तो देखो दो आर्टिकल, देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम हो गया ना यहाँ पे 3050 रुपए। तो जब दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट कंसेप्ट बता दिया कि डेविएशन से ड्राइव हुआ कंसेप्ट है कि उसमें क्या होगा, डायरेक्ट जो चेंज आएगा, एक पे जो चेंज आया वो प्लस दूसरे पे जो चेंज आया उन्हें प्लस करके उनका एवरेज ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। इस सवाल का भी डायरेक्ट कंसेप्ट था, ये सवाल मैं कंसेप्ट बताने के लिए लाया था। तो हुआ क्या, 38/2 आपके पास डायरेक्टली आंसर आ गया 19%। तो 19% का उस पर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा। क्लियर थी बात सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसेप्ट है नोट कर लेंगे सारे सवाल, मैं कह रहा हूँ ना, जिसने इन्हीं सवाल टाइप वाइज कंटेंट लाया हूँ, काफी आसान तरीके से और अच्छे तरीके से अरेंज किया, कोई इन्हें भी कर लेगा तो टॉपिक्स के साथ और फेमिलियर हो जाएगा और कंसेप्ट के साथ, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ मैन ब्रॉट टू आर्टिकल्स, देखो सेम सवाल है, सेम सवाल, 4158 ईच, if he sold one article at 50% loss, then what percentage of profit the other article should be sold, so there is no profit percentage earned, profit और loss percentage earned, ना कोई profit हो ना कोई loss हो। मतलब देखो कितने का बेचा है, एक आर्टिकल पे उसको क्या हो गया, एक आर्टिकल पे उसे हो गया 15% का लॉस, तो वो दूसरे को कितने में बेचे कि ना उसे कोई प्रॉफिट हो ना कोई उसे लॉस हो, उतने जितना पैसा खर्च किया था उसे बस उतना ही पैसा मिल जाए। तो इसे जवाब बताएंगे, इसका जवाब देंगे, इसके लिए मैं आपका इंतजार करूंगा कि आपका दिमाग कितना खुला है, मैं वो देखना चाहता हूं कि कितना आप इसको समझ पाते हैं सवाल को।
देखो सिंपल सीधी भाषा में क्या रहा है कि एक बंदे ने 2 आर्टिकल्स लिए 4158 रुपए के, एक आर्टिकल उसे पड़ा, तो मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था। एक को उसने बेच दिया 15% के लॉस पे, तो दूसरे को उसे कितने पे बेचना पड़ेगा, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा या लॉस पे बेचना पड़ेगा, ताकि जो उसे ओवरऑल जो हो वो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, है ना। तो इसका जवाब देंगे जल्दी से, इसका जवाब देंगे जल्दी से। एक और कोई जुड़ा है? हाँ स्वाति जुड़ गई, मुझे लगता है इनके, मैं पहले सोच रहा था कि इनके बैच में क्लास लाइव नहीं हुई, लेकिन होगी, ये लगा जुड़ के, तो चलो अच्छी बात है। तो इसका जवाब देंगे, देखो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। एक इंसान ने 4158 रुपए के एक आर्टिकल लिया, और वैसे उसने 2 आर्टिकल ले लिए, 4198, क्या कहते हैं इसे, 4158, है ना। तो इसने एक आर्टिकल का प्राइस था, उसने ऐसे 2 आर्टिकल ले लिए, और एक को उसने बेचा 15% के लॉस पे, और दूसरे को उसने बेचा, दूसरे को वो कितने पे बेचे ताकि उसे ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। तो देखो यार मैथ से थोड़ा सा हटके सोचना इस सवाल को, है ना, कि आपने 2 आर्टिकल खरीदे, मान लो डाटा भूल जाओ, 10 रुपए का एक आर्टिकल है, 10 रुपए का एक पेन है, आपने ऐसे 2 पेन खरीदे, तो आपने एक पेन को, मान लो दूसरा पेन है ही नहीं मेरे पास, अब मैं कहां से बता दूं, तो एक पेन है, एक पेन यहां इमेजिन कर लो, एक पेन ये है, तो आपने 2 पेन बेचे, खरीदे, इनकी कीमत है 10-10 रुपए, तो 10-10 रुपए के आप 2 पेन खरीद लिए। अब आप कहते हैं कि मैंने इस वाले पेन को जो था 15% के लॉस पे बेच दिया, तो मैं इससे कितने का बेचूं ताकि जो मैंने अपनी जेब से 20 रुपए खर्च किए मेरे पास सिर्फ वही आ जाए, बाकी मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं इस पे कमाना। तो दीक्षा शर्मा ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए। देखो वही था, इतना सोचने का जरूरत थी इसमें, अब इसमें तो पेन ही नहीं उठाना था, ये एग्जामिनर ने सॉल्व करने को थोड़ी ना दिया था, ये तो एग्जामिनर ने पढ़ते ही बता दो, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 15%। कैसे? देखो यार, जब आपने एक चीज पे आप 15% का घाटा खा ही चुके हो, तो दूसरी चीज को 15% के फायदे में बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जो आपने पैसा खर्च किया उतना ही अर्न होगा। मान लो आपने क्या किया, एक पेन को मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने उसको 5 रुपए के लॉस पे बेच दिया, तो आपने 5 रुपए के लॉस पे बेचा, मान लो 10 के पेन को आपने 5 में बेच दिया, तो 10 के आप, लेकिन आपकी जेब से पैसा कितना गया है, 10 रुपए का एक पेन था, 10 रुपए का दूसरा था, आपकी जेब से गए हैं टोटल 20 रुपए, लेकिन आपने इससे बेच दिया 5 रुपए में, तो आपको अब 20 रुपए कमाना है, तो 5 रुपए के तो आप बेच चुके, तो अगले पेन को जो आपके पास बचा उसे आपको 15 रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी कि जितने का उस पर घाटा हुआ उतने का ही दूसरे को प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। इस पे 5 का मुझे घाटा हुआ था ना, 10 रुपए का पेन था, 5 का घाटा हुआ, तो मुझे अगले पेन को जो 10 रुपए का था उसे 15 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे जो होगा वो ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, जितना पैसा मैंने अपनी जेब से खर्च किया था उतना पैसा रिकवर हो जाएगा। काफी आसान सा सवाल था। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई? किसी को डायरेक्ट कंसेप्ट था ये, ऐसे सवाल ही पूछ लेता है लैंग्वेज में, तो तभी कंफ्यूज करने की कोशिश करता है वो एग्जामिनर, देखो आपको बिल्कुल बेवकूफ समझ रहा है ना, निहायती बेवकूफ समझ रहा है। वो सोच रहा है मैथ्स तो आपको आता नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश और हिंदी भी नहीं आती या समझना नहीं आती, आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी फेल हो। तो देखो कितना आसान सा सवाल दिया, प्रीवियस ईयर के सवाल लाता हूं, मैंने आपको पहले कह दिया था, इतना आसान सवाल देकर के वो आपको बेवकूफ समझ रहा था कि आप इसमें लो और डाटा में उलझ के फिर काम करते रहो। इसमें जब मैंने आपको 10 बार बताया, जब भी आपको डाटा देकर के परसेंटेज में पूछा हो, तब जो डाटा दिया होता है एग्जैक्ट उसकी कोई जरूरत नहीं होती। परसेंटेज के चैप्टर में मैंने काफी बखूबी आप लोगों को इस चीज का प्रूफ भी दिया हुआ है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, खात्मे की ओर है हम लोग, परसेंटेज सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के। कितने सवाल रहेंगे? बस 2 सवाल रह गए और 70 हो गया था। हाँ 70 नहीं हुआ, 69 मैंने करवाया आप लोगों को, तो 70। अब यहाँ से थोड़ा 1-2 सवाल लेकर के आऊँ डिस्काउंट के सवाल लेकर के आऊँ। डिस्काउंट क्या होता है, देखो ज्यादा इसमें उलझना मत, आपके पेपर में सवाल नहीं आया था तो मैं इसमें ज्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं। देखो क्या हुआ, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3168, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब इसके लिए थोड़ी सी मेरी बातों को समझेंगे। देखो कंसेप्ट है, किसी भी आर्टिकल का होता है कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने उसे खरीदा, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसमें आपने उसे बेचा, और एक और चीज होती है वो होता है मार्केट प्राइस। कितना? मार्केट प्राइस, जिसे मैं एमपी से डिनोट करता हूं, लेकिन मैं इसे यहां लिख देता हूं मार्क प्राइस। जो प्राइस उसने मार्क किया होता है, आपको दुकानदार नहीं, दुकानदार बेवकूफ थोड़ी है कि अपने आप को घाटा खा लेगा, उसने पहले से चला के उसने पहले से एक अमाउंट पे उससे मार्क कर लिया होता है, वो सोचता है कि मैं इतने का डिस्काउंट दूंगा फिर मैं फायदा ही कमाऊंगा। तो देखो एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। क्लियर इतनी बात? तो मार्क प्राइस जो होता है, देखो सेलिंग प्राइस से, देखो सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है जितने में चीज बिकी,
और मार्केट प्राइस होता है, इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। सेलिंग प्राइस होती है जितने में चीज बिकी, और मार्केट प्राइस होता है जितना उसने पहले दाम लगाया था और आपने बार्गेनिंग करके जो बाद में जब आप क्या कहते हैं उसे यार, सौदेबाजी करके बार्गेनिंग करके जब आप पहुंचे जिस कीमत पे आपने उसे लिया, वो था उस चीज का सेलिंग प्राइस। और जब पहले उसने जो कीमत बताई थी वो सा उसने प्राइस जो था वो मार्क किया था। तो देखो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट सीधी सी बात है, जब मार्क प्राइस, देखो किसी यार एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो कोई भी आर्टिकल का मार्क प्राइस मान लो वो रखता है 100 रुपए, है ना। कोई चीज की कीमत आपको दुकानदार बताता है 100 रुपए, और अब आपने उसे कहा कि मुझे तो भैया थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, तो आपने उसे डिस्काउंट कम दाम दे मांग करके आपने उस चीज को खरीद लिया 80 रुपए में। आपने उससे डिस्काउंट मांगा और आपने उस चीज को खरीद लिया 80 रुपए में। अक्सर लड़कियों की आदतें होती हैं और काफी एक्सपर्ट होती हैं डिस्काउंट मांगने में, मिल भी जाता है, हमें तो मिलता भी नहीं। तो क्लियर इतनी बात। तो देखो हुआ क्या, मार्क प्राइस ने मार्क किया था 100 रुपए का, और उसने क्या किया, बार्गेनिंग करके उसमें से 20 रुपए कम करवा लिए और आप चीज ले आई वो 80 रुपए में टैलेंट हाउस में। तो क्या हुआ, अब जो 20 रुपए था वो तो आपको हो गया डिस्काउंट, इसे तो डिस्काउंट कहते हैं, जो मार्क प्राइस से कम करके जो दुकानदार ने, भाई दुकान चले जाओ वहां पूछ लो, समझ में नहीं आ रहा तो 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचा, जो 100 रुपए उसने कहा था कि 100 रुपए मैंने इस चीज को मैं 100 रुपए में दूंगा, लेकिन आपने उससे 20 रुपए कम करवा के जब 80 में बेचा तो 20 रुपए हो गया आपका डिस्काउंट। क्लियर थी बात, 20 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया। ये 20 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया। मान लो वो चीज बाकी में कितने की थी, बाकी में एक्चुअल में वो चीज वास्तव में थी 60 रुपए की। दुकानदार था चालाक, 60 रुपए की चीज को आपको 100 रुपए में चिपकाना चाह रहा था, लेकिन आप उससे भी चालाक, आपने क्या किया, आपने कहा मैं तो भैया 20 रुपए कम ही दूंगी, 100 रुपए में मैं नहीं दूंगी, ये दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब अपने उससे 20 रुपए कम करके आपने 20 रुपए का उससे डिस्काउंट मांग लिया। तो अब मैं यहां अगर डिस्काउंट निकालना चाहूं तो डिस्काउंट में कैसे निकालूंगा, डिस्काउंट जो होता है उसका बेस होता है मार्केट प्राइस। मेरी बात को याद रखना, देखो इतना सा कंसेप्ट याद रखना, बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में घुसेंगे नहीं, काफी बड़ा चैप्टर बन जाता है ये कंसेप्ट में ही मैं आपको थोड़ा आधा घंटा मुझे देना पड़ेगा, लेकिन आपके पेपर में आया नहीं है वो, तो मैं उस तरफ आपको लेकर के जाऊंगा नहीं। क्या हुआ देखो, देखो आप जो आपको निकालना है क्या, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज का जो बेस होता है वो होता है, देखो किससे कम किया आपने, 100 से कम करवाए ना, तो इसका बेस होगा 100। तो आपने जो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है वो कितने का डिस्काउंट दिया, 20 का ओवर 100। तो अब मैं इसे काटूंगा, आएगा 1/5, ये काटने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा 20% डायरेक्टली आ जाता। तो 20% का आपने उससे डिस्काउंट ले लिया। अब मार्कअप जो इसे कहते हैं ना, देखो इसे कहते हैं जो इसने एक्चुअल में वास्तव में उस चीज की कीमत थी उससे बढ़ा चढ़ा के जो आपको कीमत बताई ना, तो ये 100 रुपए उसने कीमत बताई, तो इसने क्या किया, 40 रुपए ज्यादा बताई। तो जो 40 रुपए उसने ज्यादा बताई इसे हम कहते हैं मार्कअप। और मार्कअप होता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बताएगा ना वो कीमत, है ना। तो और सेलिंग प्राइस तो आपके जिसमें बिका, देखो इतना सही जानना आपके लिए काफी था, बाकी एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकलता है कि किसी हमने आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी है, लॉस परसेंटेज दी है, तो आप डायरेक्ट सीपी से एसपी से एमपी के रेशियो पे कैसे जाएंगे, वो सबके चक्कर में नहीं पड़ना, जिस बिकॉज आपको कभी नहीं पूछेगा वो सवाल, है ना। बस इतना सा कंसेप्ट था, जान लिया आप लोगों ने, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो क्या हुआ, सवाल क्या कहता है, क्या हो गया, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक आर्टिकल था उस पे हमें मिला क्या, डिस्काउंट मिला कितने का, 34 का। यानी कि अगर उसका मार्केट प्राइस जो था वो 100 था, तो उस पे 34 का डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट के बाद जो होता है सेलिंग प्राइस आता है। तो 100 के बाद जो क्या कहते हैं डिस्काउंट मिला 34 का, तो वो चीज बिकी कितने में, 66% में। क्लियर की बात। और 66 की वैल्यू हमें दी हुई है 3168, 66 की वैल्यू हमें दे दी 3168। तो अब देख पा रहा हूं मैं कितना गुना हो रहा है, देखो एक बार काट लो इसे। तो अब मुझे 3168 की वैल्यू दे दी है, देखो मैं देख रहा हूं कि यहां मैं काटूंगा काफी कैलकुलेशन हो जाएगी। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस क्या माना मैंने 100, तो मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू। तो यहां जब मैं देख पा रहा हूं 66 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3168, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं 66 को उस तरफ भेज दूंगा, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 3168 ओवर 66। क्लियर थी बात, ये आ गई हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू। अब हमारे पास हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू। क्लियर थी बात, एक यूनिट की वैल्यू आई हमारे पास 3168 ओवर 66, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो इंटू 100 यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल देखो देख पा रहा हूं यूनिट डिजिट अलग है,
मुझे पता चल गया कि आंसर के एंड में 2 जीरोस आएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो कट गए। या तो आप ऑप्शन नंबर नी भी काटना चाहते तो कोई बात नहीं, आप यूनिट डिजिट से वैसे भी डिफरेंट है सभी की। मैं देख पा रहा हूँ 6 को मैं कितने से डिवाइड करूं कि मेरे पास जो यूनिट डिजिट आए वो 8 है। देखो मुझे कैसे पता चला कि ये पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो पॉइंट में नहीं दिए हुए, है ना, वो डेसिमल में नहीं दिए हुए, वो परफेक्ट इंटीजर्स दिए हुए। इट मींस कि ये जो नंबर है 66 से पूरा पूरा कटता है। समझ में आई इतनी बात? तो ये नंबर यानी कि 66 से पूरा पूरा कटता है, तब यहाँ पे आंसर जो है परफेक्ट, कोई डेसिमल में नहीं है। तभी मैंने गेस मारा कि ये, अब मैंने यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर लिया। अगर पॉइंट्स में होते तब नहीं करते ऐसा, तब क्योंकि पॉइंट्स में होते तो पता ही नहीं लगाते कितने टाइम्स कटा। लेकिन मुझे यहाँ पता चल गया कि आंसर जो थे वो परफेक्ट इंटीजर है, कोई डेसिमल में नहीं है। तो यहाँ मैंने 66 से मुझे पता चल गया पूरा पूरा कटेगा। अब मुझे पता नहीं कितने जा कटेगा, लेकिन मैंने ये देख लिया कि 6 के टेबल में, देखो 6 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आए, तो मैं देख पा रहा हूँ 6 8 जा होता है 48, 6 into 8 is equal to 48, जिसका यूनिट डिजिट आता है 8, है ना। तो यानी कि ये इससे 6 से कटा है 8 टाइम्स। तो यहां मुझे आगे का नंबर पता नहीं, लेकिन एक जो एंड का यूनिट डिजिट था वो था 8। तो 8 जब था, जब उस नंबर की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो नंबर मुझे पता नहीं, एंड की डिजिट मुझे पता थी, 100 में मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो और आ जाएंगी। तो अब मैं देख लूंगा 800 किस आंसर के एंड में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एकमात्र ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, उसमें आपका आंसर था। और ये 4800 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अदरवाइज आप बेसिक से डिवाइड कर लो, 66 को डिवाइड करो इससे 3168 से, तो कर लो, वैसे कर लो, आपकी इच्छा है वो, है ना। लेकिन उसमें फायदा नहीं है, फिर फायदा क्या रह जाएगा यार, फिर तो बुक्स में पढ़ लो, तो मेरे पास क्यों पढ़ रहे हो। वही चीजें को थोड़ा स्मार्टली करना सिखा रहा हूँ ये चीज, लेकिन तब करनी है जब आपने देख लिया। तभी कहता हूँ बात जैसी नजर रखो। ऑप्शंस देखो डेसिमल में नहीं थे, परफेक्टली कट रहे थे, तो तभी मैंने गेस मारा कि यूनिट डिजिट से 6 कटेगा 8 टाइम्स। मैंने आगे के नंबर का क्या करना, मुझे तो गोली मारी मैंने उस नंबर को, तो मुझे पता चल गया कि एंड में यूनिट डिजिट आएगा 8, और 8 के 100 में डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो 800 एंड में आएगा। स्टार्टिंग का डिजिट मुझे अब भी नहीं पता था, तो मैंने यहाँ से गेस मार लिया। अदरवाइज इसे 48 से मल्टीप्लाई करो, यही आपके पास आ जाएगा। चेक कर लो, बेसिक से करना है, वक्त बर्बाद करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ये भी डिस्काउंट का है। क्या कहता है देखो, अब इसे मैं आपको फ्रैक्शन से करना सिखा देता हूँ, दूसरा परसेंटेज से सिखाया, इसे फ्रैक्शन से करना सिखा देता हूँ। दो तरीके से आप लोग सीख जाओ ताकि कम समय में हमारी ज्यादा चीजें कवर हो जाएं। अ डिस्ट्रीब्यूटर्स गिव अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑफ द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे देखो मैंने कहा था, ये अगर आपको लिखा भी नहीं होता ना कि डिस्काउंट देता मार्क प्राइस पे, तो इतना दिमाग मैंने आपको पहले बता दिया कि इतना दिमाग आपको होना चाहिए कि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो देखो डिस्काउंट दिया उसने मार्क प्राइस पे 12% का। इफ सेलिंग प्राइस इज 9240, देन व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑन इट। सीपीओ 2018, सीपीओ क्या होता है, जिससे सीपीओ होता है सब इंस्पेक्टर लेवल के पेपर होते हैं, उनमें आप डिफरेंट फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर की उस पर ज्वाइन करते हैं, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनमें सब इंस्पेक्टर लेवल पे आप ज्वाइन करते हैं। उसकी प्री में पूछा गया सवाल है, क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्काउंट दिया 12% का, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% की वैल्यू मुझे पता है 1/25, तो ये उसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये आ जाएगी 3/25। क्लियर इतनी बात। 3/25 जब ये इसकी वैल्यू आई, तो यहां इसने क्या कहा था, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट दिया है किस पे, मार्क प्राइस पे देगा, तो मान लो ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस, है ना। तो अब देखो ये आ गया मार्क प्राइस 25 आ गया, मार्क प्राइस और डिस्काउंट कितने का मिला, 3 का। तो चीज देखो 25 की चीज पे 3 का डिस्काउंट मिलेगा, तो चीज बिकेगी 22 में, 22 यूनिट में। और 22 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 22 यूनिट की वैल्यू दी है 9240, है ना। कितने टाइम्स कट रहा है देखो, मैं देख पा रहा हूँ फोर्जा 28 फोर्जा होता है 88, टेबल याद है क्योंकि मुझे, फोर्जा 88 बचा 4 और 2 जा 44, तो 420 टाइम्स कट रहा है। तो मुझसे ये पूछा हुआ है, मुझसे यहाँ पूछा हुआ व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑन इट। डिस्काउंट यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू मुझसे पूछी हुई है, 3 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी, इसका 420 गुना। तो मैं देख पा रहा हूँ 42 की जब मैं 3 में गुणा करता हूँ मेरे पास आता है 126। देखो कैसे, 4 की 30 की 4 में किसमें 3 में गुणा करूंगा 40 की जब, तो मेरे पास आएगा 120, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 1260, 1200 आ जाएगा और 1260, एक जीरो और थी तो एक जीरो और लगी। देखो जब मैं 3 की 400 में गुणा करूंगा मेरे पास आएगा 1200, 1200 प्लस 60 इज इक्वल टू 1260। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। काफी आसान सा सवाल था ये। कोई आंसर निकालते जा रहा है भाई, किस सवालों के निकाल रही हो, ये 4800, अच्छा पहले निकाल दिया था दीक्षा शर्मा ने उसका पिछले वाले सवाल का, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। यहां दिमाग लगाना, जहां ये कंसेप्ट, ये सवाल का जवाब निकालेंगे। अ शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ द ही गेन्स 30.8%। देखो अगर वो 30.8 रुपीज कमाता है
जीरो का इग्नोर कर दो, 30.80 कमाता है ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचने पे, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उसका ये क्यों आ गया बीच में, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। क्लियर थी बात। क्या कहता है 28% का डिस्काउंट देता और स्टिल वो 20% का प्रॉफिट कमाता, तो इसमें क्या आता है प्रॉफिट कितने कॉस्ट प्राइस पूछा है, प्रॉफिट दिया, डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट दिया और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखो इसे करेंगे जल्दी से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमें पूछा क्या, देखो बेवकूफ नहीं बनना, जब मैंने कह दिया डिस्काउंट तो जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट का यूज होगा इस सवाल में, इसमें देखो डिस्काउंट का यूज ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हमसे एंड में पूछा क्या, हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस, और मैंने आपको कहा है कि कॉस्ट प्राइस जब भी निकालना हो और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो प्रॉफिट परसेंटेज से आप डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हुआ 20% का, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 1 की बढ़ोतरी 5 पे, तो यानी कि 5 की चीज जो थी, सीपी अगर 5 था तो सेलिंग प्राइस हो गया 5 से एक ज्यादा 6, तभी 20% का प्रॉफिट हुआ। ये ऊपर वाली लाइन का कोई यूज ही नहीं था जो 28% इसने डिस्काउंट दिया, ये मैं खुद लाया था। ये देखो एग्जाम में ये सवाल देता है अच्छे पेपर में कि आपको ये पता होना चाहिए किस डाटा का यूज है, किस डाटा का यूज नहीं है। 28% का डिस्काउंट दे दिया लेकिन प्रॉफिट कमाता 20% का, और हमसे पूछ लिया कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट पूछा होता तब हम देखते, हमसे कॉस्ट प्राइस ही पूछा, कॉस्ट प्राइस मुझे पता, मैं प्रॉफिट परसेंटेज से डायरेक्टली निकाल सकता हूं, और अर्न करते कितने 30.80 रुपीज, है ना। प्रॉफिट जो है उसने अर्न किया 30.80 रुपीज। तो अब मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, मैंने इनका रेशियो ले लिया, 20% का प्रॉफिट लेता है तो 20% का इसने प्रॉफिट ले लिया, और अर्न कितने किए इसने 30.80। तो कॉस्ट प्राइस क्या था देखो, अर्न इसने किए हैं यूनिट्स में 6 यूनिट, है ना, यूनिट्स में कर लिए 6 यूनिट अर्न, जिसकी वैल्यू मुझे क्या दी हुई है 30.80, है ना। कितने गुना हो रहा देखो, 3 5 जा और 5 जा 6 5 जा सॉरी 6 5 जा 30 और 80 बचेगा, तो 6 से कितने टाइम्स कटेगा, देखिए यार मेरे को लग रहा है अर्न एक्स्ट्रा कितना किया उसने, तो उसको मैं जब इसमें से मल्टीप्लाई, ओ सॉरी देखो एक्स्ट्रा अर्न किया है, अर्न भाई ये तो सेलिंग प्राइस का आ जाएगा ना, सेलिंग प्राइस का आ जाएगा। तो ये अर्न तो उसने 1 यूनिट करी, और 1 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई 30.8। तो अब मुझसे कॉस्ट प्राइस पूछा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू इसका इंटू करूंगा मैं 30.8 में, है ना। तो 8 में जब मैं 30.8 में जब इसकी गुणा करूंगा, मैं देख पा रहा हूं जब मैं इसकी 5 में गुणा करूंगा 3 में, तो मेरे पास आता 30 में, तो मेरे पास आता 150 प्लस 40, तो देखो 150 प्लस 40 ये मेंटली करना था, है ना, कितना हो जाएगा 150 प्लस 40। तो अब यहां मैं देख पा रहा हूं कि देखो पॉइंट आएगा, 150 प्लस 40 नहीं कर देना डायरेक्टली, पॉइंट आएगा, क्योंकि मैं पहले 30 में मल्टीप्लाई करी 5 की, तब मेरे पास आया 150। अब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 0.8 में, 0.8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.4 आ जाएगा। ये 4 को देखो क्या हुआ कि 0.8 में जब मल्टीप्लाई करी तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल था, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया देखो 50 प्लस 4 154 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो था ऑप्शन नंबर बी। क्लियर थी बात, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब आ गया इसमें। सीधी सिंपल बात थी, इसमें हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ था और हमें पता था कॉस्ट प्राइस, हमें जब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दी हो तो होता क्या है कि हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो मैंने निकाल लिया, 20% का प्रॉफिट था यानी 5 की चीज 6 में बिकी, और कहता है उसने अर्न किया, मतलब अर्न किया यानी कि 1 यूनिट अर्न करी, और उसने अर्न रुपीज में कितना किया 30.8, और एक की वैल्यू 30.8 उसका 30.8 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू भी उसका 30.8 टाइम्स विच इज इक्वल टू 154 आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पूरी तरह से पूर्णतः खत्म किया। देखो और भी टाइप्स बनते हैं काफी, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या डिसऑनेस्ट मिल्कमैन की इतने रुपए का बात चढ़ाता है और 1 किलो की जगह इतने कम देता है, और फिर दूसरा चढ़ता है कि डिसऑनेस्ट मिल्कमैन की इतने रुपए का दूध देता है, उसमें मिलावट करता है इतने परसेंट की, इतनी पानी की, तो क्या कहता है कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या था या पानी कितना मिलाया उसने। तो इस तरह सवाल पूछता हूँ, आपके पेपर में कभी नहीं पूछता, ना पूछे हुए आज तक, तो वहां मैं आप लोगों को नहीं लेके जाऊंगा, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो अभी इतनी बात को रखते हैं और आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया खत्म। तो आप एक बार फिर से मुझे बता दें कि टाइम एंड वर्क ही शुरू करना है या कोई और चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, कोई और भी क्या करेंगे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या और क्या बचा टाइम एंड वर्क, और काफी चैप्टर हैं। तो आप मुझे एक बार बता दें दोबारा से टाइम एंड वर्क ही शुरू करना है ना। टाइम एंड वर्क से क्या होगा, आपका पाइप एंड सिस्टम्स वाला चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो एक बार कमेंट कर देंगे कि टाइम एंड वर्क ही करना है शुरू या कोई और करना है। 6 मिनट बचे हमारे पास, इसमें थोड़ी वार्तालाप करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या करना है अगला चैप्टर हमें। टाइम एंड वर्क की काफी डिमांड आ रही, क्या बात है, आसान चैप्टर है इसलिए।
आसान है, काफी आसान है। चलो अच्छी बात है, फिर टाइम एंड वर्क की शुरू करते हैं। बाकी आपके एग्जाम्स के आप प्रीवियस ईयर सवाल लगाते हैं, या तो नहीं भी लगाएंगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वो पढ़ लो, उसके बाद मैं एंड में अपने आप प्रीवियस ईयर्स पे जब आऊंगा, कुछ टाइम जब बचेगा प्रीवियस ईयर्स पे ही आऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली जंप करूंगा जो एडवांस मैथ्स की कुछ टॉपिक्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, जिनसे आप क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन उसके लिए पहले यार अरिथमेटिक्स तो सीख लो ठीक से। अरिथमेटिक जब ठीक से नहीं सीखोगे, आपको कैलकुलेट नहीं करना आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा, तो फिर कैसे एडवांस मैथ्स पे पकड़ बनाओगे, है ना। अलजेब्रा की थोड़ी सी आइडेंटिटीज कर लेंगे बेसिक, जिन पे सवाल पूछ लेता है ना। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे वो मेंसुरेशन कर लेंगे। मेंसुरेशन तो काफी अच्छे से करेंगे, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मेंसुरेशन, आपका दिमाग इतना नहीं चल पा रहा, आप इतने सवालों को नहीं समझ पा रहे, तो आप मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज को कैसे याद रखेंगे। वो फॉर्मूलाज को याद रखना भी अपने आप में एक टास्क होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को नहीं हो पाता। तभी मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा वार्म अप कर लो, वार्म अप कर लो, जब एक्चुअल में आऊंगा चीजों पे तब आप लोग कहोगे कि यहाँ फ्रूटफुल हुआ बाकी में। अदरवाइज मैं चाहता इस पे काफी लंबा खींच सकता था, प्रॉफिट एंड लॉस को भी काफी अच्छे टाइप, लेकिन वहां से फिर मैं आपके सवाल फंसने की कोई गारंटी भी ले सकता था कि आपका कोई सवाल नहीं फंसता। प्रीवियस ईयर में आप देखते तो बिल्कुल डिट्टो कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल मिलते। लेकिन अब हम शुरू करेंगे कल से टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क ही करना है फिर, है ना। तो बाकी और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो नहीं बना रहे हो, जो कंसेप्ट के नोट्स बना रहे हैं एक बार बताएंगे। अब ये भी बता दो, इतना कुछ पूछ रहा हूँ तो अब इतना सो तो मेरा भी हक बनता है पूछ जानने का कि मेरे नोट्स बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टाइप वाइज कंटेंट है, ये पीडीएफ अपने पास सेव करके रख लो। और इससे देखो मैं एडवांस लेवल पे क्यों नहीं जा रहा हूँ, इससे मैं और एडवांस लेवल, मैंने उस दिन भी कहा था मैं 30% से 35% के बीच में पढ़ा रहा हूँ जो कंटेंट है। इसे हम 100% पे जब लेकर के जाएंगे, वो किसी अच्छे एग्जाम का बैच आएगा तब उसमें वहां उस टाइप का कंटेंट डिलीवर करेंगे जहां हमारे पास वक्त भी हो 6 महीने का एटलीस्ट, ताकि हम स्लोली चीजों को लेकर के चले। और जो चीजें कंसेप्ट बताएं सभी का प्रूफ भी वहां पे बताया जाएगा। लेकिन वो चीजें क्या करें, बना रही हूँ सर नोट्स, ओके कंसेप्ट्स की बनाओ, और क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि फंसने वाले हैं उनके सोल्यूशन की भी बनाओ। और जब आपको जो क्या कहते हैं ये आ जाएगा, पीडीएफ जब अपलोड हो जाएगी तो इन्हीं को एंड टाइम में प्रैक्टिस करना, आपका दिमाग खुल जाएगा। और ये चीजें जितनी बार आप इन्हें प्रैक्टिस कर सके उतनी बार इन्हें प्रैक्टिस करो। तो बाकी आपकी नोटिफिकेशन आने को भी मुझे लगता है इस महीने में कुछ ना कुछ कर देंगे, जस्ट बिकॉज एक नया बोर्ड बन चुका है। और अभी पुलिस कांस्टेबल और ये क्या कहते हैं इसे पटवारी की वैकेंसीज आने के थोड़े चांसेस मुझे लग रहे हैं, तो लगे रहे आप लोग। बाकी इंग्लिश मैथ्स, इंग्लिश जीके, रीजनिंग वगैरह सब कुछ रिवीजन करते रहे, उनके प्रॉपर नोट्स बनाए प्लीज। सर काफी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आप लोगों को, वर्ब पढ़ा रहे थे, टेंस पढ़ा रहे थे, तो टेंस सर ने काफी डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को, तो उसके भी नोट्स बनाए, वो यूनिवर्सल नोट्स रहेंगे, ग्रामर वहां से बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला। बशर्ते आप उनके नोट्स बनाए, एक बार पढ़ता है इंसान है तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ने का मौका मिले। और साइंस भी काफी अच्छे लेवल पे चल रही है आपकी, काफी डीपली पढ़ाया जा रहा है, वहां से बाहर कोई सवाल नहीं आएगा अगर आप लोगों ने उसे अच्छे लेवल पे पढ़ा है। हर को हर चीज के पीछे कंसेप्ट बताया जा रहा है, कैसे कोई चीज आ रही है, कोई चीज हो रहा है, तो हार्डेस्ट पार्ट है, कोई कैसा है। तो देखो कई बार हम लोग खाना खाते टाइम मैं सुन रहा था बाहर की जो हमारी फूड पाइप होती है वो खुलती है तो हमारा खाना उसमें ना चला जाए, है ना, विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए हमें ऐसा कहते हैं। तो काफी अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट आप लोग को दिया जा रहा है, बाकी पढ़ते रहें आप लोग। और खत्म करते हैं फिर आज की क्लास को यहीं पे, टाइम एंड वर्क कल से शुरू करेंगे।